नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने चैनल में ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ। सर्वेशाम वित्त बुद्धि मतलब फाइनेंशियल विजडम फॉर ऑल। आज इस फाइनेंशियल विजडम के तहत हम बात करने वाले हैं कि क्या हम स्टॉक मार्केट के अतिरिक्त भी या स्टॉक मार्केट के बिना भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हम बिना स्टॉक मार्केट के भी अमीर बन सकते हैं। और कहने की बात यह है कि हम लोन लेकर भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, हमें बचपन में हमेशा यही सिखाया गया है कि लोन लेना, कर्जा लेना ये बुरी बात होती है, कर्जे पर ब्याज देना होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हम लोन लेकर भी, कर्जा लेकर भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन वो कर्जा क्यों लेना चाहिए और किस कारण लेना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग कर्जा हमेशा लायबिलिटी के लिए लेते हैं। लायबिलिटी मतलब क्या? अगर आपने फोन लिया, गाड़ी लिया, कोई होम अप्लायंसेस लिया या टीवी लिया, तो वो लायबिलिटी हो जाती है, उसका भाव बढ़ता नहीं। आपको हमेशा यही बताया जाता है कि वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, वो आपको 0% ब्याज पर आपको ईएमआई उसका देना पड़ेगा। तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और वो वस्तु ले लेते हैं। लेकिन वो वस्तु ये दोस्तों बिना ब्याज की नहीं होती। वो वस्तु के प्राइस में, वो वस्तु के भाव में आपके ब्याज का कुछ हिस्सा सम्मिलित होता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए की वस्तु नो कॉस्ट ईएमआई पर ले ली, तो वो वस्तु का रियल भाव 98 रुपीज होता है और 2% उस पर ब्याज देना पड़ता है। इसीलिए वो वस्तु आपको 100 रुपीज में मिलती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई, ये जो टर्म पॉपुलर हुई है, वो सच नहीं है। जब हम कर्जा लेते हैं या ईएमआई हम लोग देने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या वाकई ही वो वस्तु का भाव 100 रुपये था या नहीं था। दोस्तों, कर्जा लेकर अपनी लायबिलिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब महंगा महंगा फोन लेना और गाड़ी लेना और कुछ होम होम अप्लायंसेस लेना, इसको लायबिलिटी बोलती है। हमें कर्जा क्यों लेना चाहिए? हमें कर्जा अपने बिजनेस के लिए लेना चाहिए, जिससे हम ब्याज जो देते हैं बैंक को, उससे ज़्यादा ब्याज हम कमा पाए या उससे ज़्यादा प्रॉफिट उस पर कमा पाए। या हमें लोन लेकर, कर्जा लेकर असेट क्रिएट करनी चाहिए। जैसे हम कुछ ज़मीन ले सकते हैं, हम घर ले सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कर्जा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम अमीर बनने वाले हैं। मैं हूं ओंकार टिकले और पिछले 13-14 साल से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का ज्ञान आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अमीर लोगों में और गरीब लोगों में यही फर्क होता है कि गरीब लोग लोन लेकर अपनी लायबिलिटी बढ़ाते हैं और अमीर लोग लोन लेकर अपनी असेट बढ़ाते हैं। तो रियल एस्टेट इज द ओनली रियल एस्टेट, ऐसे हमेशा आपने सुना होगा। ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा सुरक्षित रहता है और वो दिन ब दिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड और बैंक के ब्याज से एडजस्ट होकर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका भाव बढ़ता जाता है। अच्छी बात यह है कि बैंक से लोन लेकर भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं या हम अमीर भी हो सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो हमें हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको बैंक से लोन मिल जाता है। मतलब आपसे, आपके जेब से कम पैसा जाता है और कुछ दिन बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। सबसे पहले रियल एस्टेट के जो 2 प्रॉब्लम है, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी इशू मतलब आप अगर तुरंत अपना फ्लैट बेचने जाए या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने जाए तो आपको खरीदार तुरंत नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस होती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाता है। तो ये लिक्विडिटी का जो इशू है, मतलब बायर मिलना, आपको खरीदार मिलना, ये रियल एस्टेट का एक प्रॉब्लम है। दूसरा रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है दोस्तों कि डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जाओ तो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदने जाओ तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जाओ तो वो जो बेचने वाला होता है उसने वो ज़मीन बहुत सारे लोगों को बेची हुई हो सकती है। या कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदने जाओ तो जो वो बेचने वाला होता है उसने बहुत सारे उसके कंटेंडर्स या उसके, अगर वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार हो सकते हैं। तो उन सब का आपको साइन लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात हम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी वकील को इस चीज़ में अपॉइंट कर सकते हैं या सर्च रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके द्वारा आपको प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट क्लीन और क्लियर मिलने में मदद हो जाएगी। तो हमेशा दोस्तों ये याद रखना, 5 या 10 हज़ार जो वकील जो भी सर्च रिपोर्ट की फीस लेता है वो उसको दे देना, क्योंकि उससे हमें इत्मीनान हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी क्लीन और क्लियर है। इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट खरीदते वक्त हमेशा हमें डेस्परेट सेल का इंतजार करना चाहिए। डेस्परेट सेल मतलब क्या होता है? बेचने वाले को पैसे की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत होती है और हम उसे वो पैसा 10 दिन या 15 दिन में दे सकते हैं, वो उसका डील पूरा कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी की प्राइस कम करता जाएगा और आपको अच्छा डील मिलेगा। तो इसके लिए आपका सिविल स्कोर
अच्छा होना चाहिए, अपना सिबिल स्कोर 750 के ऊपर रखना पड़ेगा आपको तुरंत कर्जा मंजूर होने के लिए। या और एक बात आप कर सकते हैं कि बैंक को आपका इंटेंट बता सकते हैं कि मुझे ऐसी-ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपका प्री अप्रूवल चाहिए। तो बैंक आपके रीपेमेंट के हिसाब से आपको प्री अप्रूवल दे सकता है। तो ये प्री अप्रूवल अगर आपके पास हो, तो जब आप डील करने बैठोगे तो आपका वेटेज बढ़ जाता है और प्रॉपर्टी की प्राइस हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर जाकर भी देखेंगे कि कैसे रियल एस्टेट में कम से कम इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों 6 to 10% हमें रेंटल यील्ड एनुअली मिल जाता है। ये मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं, एज वेल एज अपना खुद का रिसर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इंडिया रेंटल यील्ड ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी टिपिकली रेंजेस बिटवीन 6% to 10%। तो हमने कम से कम ही पकड़ा है। आपको जिस प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेंटल यील्ड मिल सकता है वो आप कृपया खरीद लीजिए। अगर आपको 8 to 10% अगर हायर साइड में रेंटल यील्ड उसका मिल रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस प्रॉपर्टी को आप खरीद लीजिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते वक्त आपके प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे लोकेशन पर अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली तो उसका रेंटल यील्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं 6% ही रेंटल यील्ड एनुअली ध्यान में रख रहा हूँ। तो मैंने एक चार्ट बनाया है दोस्तों आपके लिए। अगर 50 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया लोन लेकर, तो आपके जेब में से कितने पैसे जाएंगे और आपको रेंट कितना मिलेगा और आप कैसे लोन लेकर अमीर बन सकते हैं, ये इस चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज़ आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली तो 20 साल के लिए आपको EMI लगेगा 50,000, मतलब आपको 6 लाख रुपया एनुअली पे करना पड़ेगा बैंक को EMI के तौर पर। लेकिन उस 6 लाख में से पहले साल में आपको 3,60,000, आपको याद दिख रहा होगा, 3,60,000 आपको मिल जाएंगे रेंट के तौर पर। तो 3,60,000 6 लाख से माइनस करके आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे पहले साल में 2,40,000। सेकेंड ईयर में दोस्तों क्या होगा, रेंट तो बढ़ता ही जाएगा लेकिन आपका EMI वैसे ही रहेगा। 3,60,000 आपको जो रेंट मिल रहा है उसमें 10% अगर वृद्धि हुई तो आपको मिल जाता है 3,96,000। दूसरे साल आपको अपने जेब से देना पड़ेगा 2,04,000। तीसरे साल क्या होगा दोस्तों, 3,96,000 पर 10% आपका बढ़ेगा, मतलब आपका रेंट होगा 4,35,600 रुपया। तो आपको तीसरे साल अपने जेब से देना पड़ेगा 1,64,400 रुपया। ऐसे ही चौथे, पाँचवें और छठे ईयर में आप देख रहे होंगे कि रेंट आपका बढ़ता जाएगा और आपको जो अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा वो कम से कम होता जाएगा। 6th ईयर में दोस्तों क्या होगा कि रेंट आपको मिल जाएगा 5,80,000 के आसपास और आपको जेब से देना पड़ेगा 20,200 रुपया। तो 7वें साल दोस्तों क्या होगा, आपका रेंट और आपका EMI इक्वल हो जाएगा, मतलब आपके जेब से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मैंने लमसम अमाउंट एक ली है 1 लाख रुपया, जिसमें मेंटेनेंस आता है, टैक्सेस आता है और नो ऑक्यूपेंसी चार्जेस आता है। एज वेल एज अगर आपका रेंट पे 1-2 महीना नहीं गया, अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली गई है वो 1-2 महीने अगर कोई रेंटल बेस पे नहीं रहने आया तो वो भी खर्चा मैंने पकड़ा है। तो इसके हिसाब से आपका 8,22,000 टोटल आपको जेब से देना पड़ेगा और 1 लाख मैंने टैक्सेस और नो ऑक्यूपेंसी चार्जेस के तौर पर ज़्यादा पकड़ा है, तो 9,22,000 मैंने पकड़े हैं। इस वीडियो से आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर थोड़ी भी मदद मिल रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा मैं पैसे की बात करता हूं और आपके फायदे की बात करता हूं। अगर 10 लाख आपके जेब में है तो आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर 20 लाख आपके पास है तो आप 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं लोन के तौर पर। उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू आफ्टर 7 ईयर विल बी डबल्ड। इसका मतलब 7 साल का अगर टाइम आपने बिता दिया और 7 साल में आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया तो प्रॉपर्टी तो आपने 50 लाख की ली है, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल तो 100% हो ही जाएगी। आपको बैंक को 35 लाख से 40 लाख के आसपास आपका कैपिटल पेंडिंग रहेगा, वो वापस देना पड़ेगा और 10 लाख आपने अपने जेब से डाले हैं। तो इसके हिसाब से 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के वैल्यू में आपको 50 लाख खर्चा आया और 50 लाख आपको 7 साल बाद प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ये प्रॉफिट आपने दूसरे के पैसे से कमाया है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके जेब से सिर्फ 10 लाख ही डाले हैं और 10 लाख से आपने 50 लाख प्रॉफिट, मतलब 5 गुना प्रॉफिट कमाया है 7 साल से। तो दोस्तों ये याद रखिए कि आप बैंक का लोन लेकर भी सही तरह से इन्वेस्ट करके कमर्शियल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अपना दिमाग चला के आप अमीर बन सकते हैं। और एक बात इस चीज़ में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी 50 लाख आपको प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट, मतलब 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी और 1 करोड़ उसका वैल्यू हो गया, तो 50 लाख आपके जेब से गया और 50 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो 50 लाख कैपिटल गेन के तौर पर गिना जाता है और उसके ऊपर आपको 12.5%
टैक्स देना पड़ता है। तो वो कैलकुलेट कर लीजिए अपने नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट हम करते हैं दोस्तों, 50 लाख आपका नेट प्रॉफिट है, उस पर 12.5% टैक्स लगा, मतलब 6,25,000, तो आपको 43,75,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने लगाया कितने हैं दोस्तों? सिर्फ 10 लाख रुपए। मतलब आपने अपने 10 लाख पर 7 साल में 4.5 गुना पैसे किए। 14 साल बाद आपने 10 लाख जो इन्वेस्ट किया है उससे आप 2 करोड़ रुपया आपको वो प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, उसमें से 50 लाख आपको देना पड़ेगा और 1.5 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट हो सकता है। ऑफकोर्स उस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बैंक का कर्जा लेते हुए सही इन्वेस्ट करके लोन लेकर भी हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है कम से कम लेनी पड़ेगी, और 10 लाख आपके जेब में होना चाहिए। जिसके जेब में अगर 20 लाख रुपया है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ले सकता है, आपकी अगर एलिजिबिलिटी और सिबिल स्कोर अच्छा है तो यही है दोस्तों अमीर बनने का सीक्रेट, कि बैंक का कर्जा लेते अदर पीपल्स इफर्ट एंड अदर पीपल्स मनी, यही अमीर बनने का अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है। तो यहाँ पर हम अपना इफर्ट डाल रहे हैं लेकिन अदर पीपल्स मनी यूज़ कर रहे हैं, बैंक का पैसा यूज़ करके हम अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कर्जा लेना हमेशा बुरा नहीं होता, कर्जे का अगर सही इस्तेमाल हम करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और एक दिन अमीर भी बन सकते हैं। धन्यवाद।